Hey youngsters, welcome to today's class. In this class, we'll discuss last 15-year questions of chapter D and F block elements. So the class is really going to be very important. Throughout the lecture, you'll find some important questions. You'll find how to write them, what is the right way, which things we should include in the answer of those questions. So let us start the video with the first question. The first question asked in 2021-22. Give reason Ti plus 3 is colored whereas Sc plus 3 is colorless in aqueous solution. इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा ये. तो फर्स्ट पार्ट में अब सीधी सी बात है, जब भी किसी कंपाउंड में जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो Ti प्लस 3 की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इट इज़ 3d1, जबकि स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन इज 3d0. सो टाइटेनियम हैज़ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज़ अ कलर्ड कंपाउंड whereas ScS3 is a colorless compound because there is no unpaired electron. Then the next question is Cr plus 2 is a strong reducing agent. How do you justify the statement? देखो बेटा, reducing agents वो होते हैं जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. अब Cr plus 2 ऑक्सीडाइज जल्दी से हो जाता है Cr plus 3 में. क्यों हो जाता है? बिकॉज Cr plus 3 उसकी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है T2G3. So Cr plus 2 easily gets oxidized to Cr plus 3, a stable half-filled T2G configuration, and hence act as a strong reducing agent. So this is what you are going to write. Now next is a theoretical question. थोड़ा सा आपको बस इसमें equations learn करनी है और वो आपको लिखना है. Write the balanced ionic equation showing the oxidizing action of acidified dichromate solution with iron 2 ion and tin 2 ion. कि इन दोनों के साथ ये कैसे react करता है. तो बेटा आयरन को इट कन्वर्ट्स इनटू Fe+3. देखो Cr2O7 जो है Fe+2 को, ये Fe+2 जो है इसको किस में, एसिडिक मीडियम में ही Cr2O7 काम करता है. तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू Cr+3. ये खुद तो क्या हो जाएगा, Cr2O7 तो खुद रिड्यूस हो जाएगा और आयरन को Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा. सेकेंड इक्वेशन में ये क्या करेगा, Sn+2 को Sn4 में चेंज कर देगा. ओके, सो दैट इज गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन है यूज द डाटा टू आंसर द फॉलोइंग एंड ऑल्सो जस्टिफाई गिविंग रीजन. आपको इस डाटा को ये यूज करके आपने बताना है कि क्या क्या ये जो पूछी हुई हैं बातें. अब इसमें देखिए आप M+2M का डाटा दिया हुआ है कि क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट जो हैं अगर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या होंगी, और M+3 से M+2 में जाते हैं, +2 में आते हैं तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या होंगी. एक बात बता दूं बेटा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा, इसका मतलब वो एलिमेंट उतनी आसानी से रिड्यूस होगा और उतनी ही मुश्किल से ऑक्सीडाइज होगा. ठीक है, ये बात अगर आप याद रखेंगे तो आप इस तरह के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. नाउ द क्वेश्चन इज विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन मीडियम, Cr+2 या Fe+2. इन दोनों के बारे में पूछा है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और क्यों होगा. अब इसमें Cr+2 की बात की गई है और Fe+2 की बात की गई है, तो पहले हमको इन दोनों का क्या देख लेना चाहिए, हमें इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख लेनी चाहिए. अब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि वो खुद ऑक्सीडाइज होगा. तो खुद ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी. अब क्रोमियम और आयरन में से अगर बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्रोमियम की कम है. इसका मतलब क्रोमियम जो है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसलिए इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. देखो, द Cr+2 -0.091 is more negative than Fe+2 Fe -0.44. It means that Cr+2 will get oxidized faster. यही बताया ना मैंने बेटा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा then Fe+2 and hence will act as a strong reducing agent. Next question में पूछता है which is the most stable ion in +2 oxidation state and why. अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जाहिर सी बात है ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो M+2 से M में नहीं आना चाहता.
अब वो M+2 में से M में नहीं आना चाहेगा, तो इसका मतलब ही इज़ वेरी हैप्पी एट इट्स ओन प्लेस, यानी M+2 में बहुत खुश है। तो मैंगनीज की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, जिसकी वजह से आउट ऑफ दीज 4 मेटल्स मैंगनीज हैज हाईएस्ट नेगेटिव Mn+2 Mn value, that is -1.18 volt. It means it will oxidize faster and therefore will be more stable in +2 oxidation state. तो ये जो है +2 oxidation state में ज़्यादा स्टेबल रहेगा. ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन. नाउ अगला क्वेश्चन देखिए. अब नेक्स्ट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए ध्यान से और आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है. When MnO2 is fused with KOH in presence of KNO3 as an oxidizing agent, it gives a dark green compound A. अब देखो रिएक्शन क्या हो रहा है, MnO2 की KNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो एक कंपाउंड मिल रहा है आपको A. कंपाउंड A डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है एसिडिक मीडियम में. किस किस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है बेटा? पर्पल कलर के एक कंपाउंड में. और यही एन एल्कलिन सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी, इसी का एल्कलिन सोल्यूशन लिया जाए, यानी कि अगर इसको बेसिक मीडियम में लिया जाए तो कंपाउंड बी ऑक्सीडाइजेस Ki टू कंपाउंड C, वेयर एज इन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइजेस Ki टू अनदर कंपाउंड D. आपको चारों बताने हैं A, B, C, D. दिल्ली 2019 का क्वेश्चन है बेटा ये. फिर से सुन लो कि MnO2 को अगर KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट किया जाता है तो एक कंपाउंड मिलता है A, और इस ये A कंपाउंड एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, तो इट गिव्स कंपाउंड B. नाउ ये कंपाउंड B जो है एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है Ki के साथ. तो हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट्स बनाता है और सीरीज ऑफ रिएक्शंस क्या होगी. तो इसमें बेटा सीधी सी बात है, जब MnO2 को फ्यूज करेंगे KOH के साथ तो ग्रीन कलर का कंपाउंड हमारा बनेगा जिसका नाम होगा K2MnO4. ये हो गया कंपाउंड फर्स्ट आपका. K2MnO4 कौन सा हो गया? फर्स्ट कंपाउंड हो गया. अब इसको डिस्प्रोपोर्शनेट जब करें, ये एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो इट विल गिव KMnO4. सेकेंड हमारा कंपाउंड क्या हो गया? KMnO4. सेकेंड कंपाउंड इज KMnO4. अब यही KMnO4 अगर हम इसको एल्कलिन मीडियम में लेते हैं तो ये जो है Ki को कंपाउंड C में कर देगा और कंपाउंड C क्या होगा? KiO3 यानी पोटेशियम आयोडेट. इसका नाम क्या है? पोटेशियम आयोडेट. और यही एसिडिक मीडियम में होगा तो Ki को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में कन्वर्ट कर देगा. सो रिएक्शंस क्या हो गए ये देखो. पहला MnO2 का KOH के साथ तो K2MnO4 बन गया, साथ में KNO2 बन गया प्लस 2H2 बन गया. K2MnO4 जब एसिडिक मीडियम में होगा, H2SO4 का मतलब क्या है बेटा? H2SO4 मतलब वो आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इसमें KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा. और KMnO4 को अगर बेसिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो ये पोटेशियम आयोडेट KiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज द सीरीज ऑफ रिएक्शंस. उसके बाद दोनों भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पोटेशियम परमैंगनेट. देखो इससे पूछा है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस. Fe+2 KMnO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 जो है वो एसिड, ये मेरे से गलती हो गई यहाँ पर, इसको मैं ठीक कर देती हूँ. एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है वो Mn+2 में रिड्यूस हो जाता है. खुद किस में रिड्यूस हो जाता है? Mn+2 में रिड्यूस हो जाता है और Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर देता है Fe+3 में. तो देखो Fe+2 विल गेट ऑक्सीडाइज टू Fe+3 और MnO4 खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. तो इस तरह से ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी. और इसी तरह से I- को किस में? आयोडेट में ये ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद ये इक्वेशन जो है वो बेसिक मीडियम की है. ऊपर भी हमने पढ़ा था कि KMnO4 बेसिक मीडियम में आयोडीन को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है, आयोडाइड आयन को आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर देता है. तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा ये रिएक्शंस. उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, बेसिक सा क्वेश्चन है बट इसी में बच्चे बहुत गलती करते हैं. इसको पूरा आंसर अच्छे से लिखना चाहिए. What are transition elements? Write 2 characteristics of transition elements. 2015 का क्वेश्चन है ये.
द एलिमेंट्स विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा दोनों, पार्शियली फिल्ड या फिर आप एक लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, उन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, आपने बहुत सारी पढ़ी हैं, आप कोई भी दो इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एंड दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से MnO4 का आ गया है। अगेन आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ये सल्फर के ऑक्साइड के साथ MnO4 रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, SO4 बनाएगा सल्फेट, और K2Cr2O7 का रिएक्शन है Sn+2 के साथ करेगा तो SN4 बनाएगा। ये रिएक्शंस हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। उसके बाद आपका आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए। तो बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो कंपाउंड होता है वो अब जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है उसमें की बजाय एक लोअर में या एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर के ज़्यादा स्टेबल फील करता है। तो इस फिनोमेना को जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर दोज इन विच द सेम सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड when a particular oxidation state becomes less stable relative to other oxidation states। मतलब उसकी दो बाकी जो हैं उनसे वो खुद कम स्टेबल, लेस स्टेबल हो जाती है। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे Mn यहाँ पर है तो +6 में है, तो ये जो +6 में है ये +7 से भी लेस स्टेबल है और +4 से भी लेस स्टेबल है, तो जिसकी वजह से ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। So it becomes unstable relative to this and this in acidic medium, और ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, MnO4 2- जो है किस किस में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, MnO4- एंड MnO2। अगेन ये रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। सजेस्ट रीजंस फॉर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, 2015 का क्वेश्चन है। फिर से, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। तो जाहिर सी बात है बेटा पैरामैग्नेटिक क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons in these elements since they have d1 to d9 electrons in their orbitals। उनके ऑर्बिटल में d1 से लेके d9 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए वो जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मिल सकते हैं आपको, और उन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं, सॉरी क्वेश्चन ये है आपका, सॉरी। सो व्हाई डू दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स? So due to less energy gap between ns and n-d orbitals, both type of orbitals can participate in bonding and hence can show variable oxidation state। अब आपको भी पता है कि इसके अंदर n-1d और ns ऑर्बिटल्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की रिमूव होने लगते हैं तो बहुत कम एनर्जी गैप है, s के भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हैं, साथ साथ d के इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब एक एक करके रिमूव होते रहते हैं और इसीलिए वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर पाते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का ये क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, 2010 से लेकर के 26 तक मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया हुआ। ऑल द क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। आपके लिए वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। Assign a reason for each observation. The transition metals are hard and have high melting and boiling point. तो सीधी सी बात है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है और उसी की वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। नंबर 2 है द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फाउंड टू वेरी इरेगुलरली। मतलब एक रेगुलर वो नहीं है, ट्रेंड चेंज होने का पैटर्न नहीं है कि घट रही है या बढ़ रही है, वो इरेगुलर पैटर्न्स हैं। तो खास रीज़न जो है बेटा वो इसका है कि उसके अंदर D5 और D10 या तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करके इजीली D5 गेन करता है तो जल्दी से लूज कर देता है, अगर ऑलरेडी वो D5 या D10 में बैठा है तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा
और इसी वजह से स्टेबल D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जिनकी इसकी वजह से उसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। Mn+2 is more stable than Fe+2 towards oxidation to +3 स्टेट। अगर +3 स्टेट में जाना है तो Mn+2 नहीं जाना चाहता। मोर स्टेबल +2 में है, इसका मतलब वो +3 में नहीं जाना चाहता, लेकिन Fe+2 आसानी से चला जाता है। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपकी जो है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड और इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। इनके आंसर्स देखो, Mn+2 की ऑक्सीडेशन आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इट इज आर्गन 3d5 ऑलरेडी स्टेबल है। Fe+2 में 3d6 है, इट इज नॉट स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, ड्यू टू ऑलरेडी स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mn+2 बट इजी टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe+2। क्यों? Because after losing the electron it will acquire a stable half filled configuration। इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज लोवेस्ट फॉर जिंक इन फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोवेस्ट है। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब जिंक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, और जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने का तो मतलब ही नहीं बनता। इसलिए उसकी जो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो लोवेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये 2014 का क्वेश्चन है। Let us see what is the question. The question is, describe the very important question. This is a star question. Describe the general trends in the following properties of the first series of transition elements. Transition elements की first series में जो है जनरल ट्रेंड बताइए इन चीज प्रॉपर्टीज का। फर्स्ट, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वो एग्जिबिट करते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय एलिमेंट्स इंक्रीजेज अप टू 7। एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंगनीज पर ये जो है मैक्सिमम हो जाती है एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। आफ्टर मैंगनीज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट। मैंगनीज के बाद आयरन आता है तो उसमें एक पेयर बनता है, फिर कोबाल्ट में 2, ऐसे करके पेयर्स बनते जाते हैं एंड हेंस ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो नंबर है वो डिक्रीज होता चला जाता है। इसके अलावा स्कैंडियम और जिंक जो है एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोमेटल आयंस का ट्रेंड कैसे वेरी करता है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। हाउ डज द ट्रेंड वेरीज, ऑक्सोमेटल आयंस का ट्रेंड कैसे वेरी करता है। तो बहुत आसान है वैसे ये। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म स्टेबल ऑक्सोमेटल कैटायंस इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ऑक्सोमेटल एनायंस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये है ट्रेंड, जो लोअर नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनमें ये कैटायंस बनाते हैं ऑक्सोमेटल के, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एनायंस बनाते हैं। ऑक्सोमेटल्स क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ जब मेटल का बॉन्ड बनता है, मल्टीपल बॉन्ड बनता है और तो उसको हम, और उसके ऊपर कोई चार्ज भी हो साथ में, तो उसको हम ऑक्सोमेटल कहते हैं। तो ऑक्सोमेटल कैटायंस और ऑक्सोमेटल एनायन, कैटायन हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे और एनायंस हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असाइन रीजंस फॉर द फॉलोइंग। पहला है कॉपर 1 आयन इज नॉट नोन टू एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर 1 आयन एक्वस सॉल्यूशन में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, और दोनों ही ऑक्सीजन और फ्लोरीन स्टेबलाइज करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, तो ट्रांजिशन मेटल की, बट एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू डू सो एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। 2014 अगेन ऑल इंडिया का क्वेश्चन है। नाउ लेट्स लिसन टू द आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है कॉपर 1 आयंस आर अनस्टेबल। यस, दे आर अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है बेटा, क्योंकि जैसे ही वो सॉल्यूशन में आते हैं कॉपर 2 आयन बन जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है हमारा Cu+,
Cu+2 में और Cu में। अब ये डिस्प्रपोर्शनेट हो गया है, Cu+2 ज्यादा स्टेबल बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है Cu+2 की, वो उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को भी ओवरकम कर जाती है। देखो कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो अगर आप जो है उसकी पानी में डालेंगे तो वो Cu+2 बन जाएगा, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी और भी ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो जो है Cu+ भी जो है Cu+2 में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। अब बात होती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से जो है, फ्लोरीन ही ऑक्सीजन ही ज्यादा अच्छे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? दिस इज कि ऑक्सीजन के पास दो खास बातें हैं। एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है ही बेटा, इसके अलावा ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी भी रखता है। इसके अलावा ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी भी रखता है। उसके बाद आपसे पूछा है असाइन रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब अलग, ये मैंने अलग अलग कर दिए क्वेश्चन सब। ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स और उनके बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो गुड कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो कैटलिस्ट का काम करने के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा? एक तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, शो करते हैं, जिससे कि कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं बहुत सारे उनके। दूसरा, कैटलिस्ट बनने के लिए खास बात होती है कि वो अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को किसी तरह कम कर पाए तो दे विल एक्ट एज कैटलिस्ट। तो अब इसमें क्या है कि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं और उनके पास वेरिएबल वैलेंसीज हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथवे रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि रिएक्शन जो है वो पहले के कंपैरिजन में आसानी से हो जाता है। उसके बाद आता है बेटे, ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डी ट्रांजिशन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कर सकते हैं। आपको बताया कि जो है हमारे डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होकर के वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, T2G एंड EG। तो जब T2G से EG में इलेक्ट्रॉन जाता है, इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। They absorb radiation from visible region and promote the electron to another d orbital. The color complementary to the absorbed color appears as color of the solution. So अगर आपको बेटा इसके डिटेल वीडियोस चाहिए जहाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जो है सारे वीडियोस जो है वहाँ से देख सकते हैं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन ऑक्साइड इज एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट लिखना था यहाँ पे, ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जो है ऑक्साइड में शो होती है, फ्लोराइड्स में नहीं शो होती है। तो इसका क्या रीज़न है बेटा? इसका बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है कि ऑक्साइड्स में क्यों शो होती है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। बिकॉज अभी पहले भी ये डिस्कस हुआ है क्वेश्चन कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो फ्लोरीन भी बना लेता है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ 4 तक, जैसे Mn4, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो Mn2O7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो कर सकता है। कैसे कर पाता है? क्योंकि एक तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है ही, साथ में उसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। सो इट हैज़ 2 रीजन्स, high electronegativity and ability to form multiple bonds. Now next question is the oxidizing power of the following 3 oxo ions in the series follows the order. वो कह रहे रीजन बताना है आपको कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऐसे क्यों बढ़ रही है। मतलब यहाँ से आप देखेंगे ट्रेंड, तो ये पीरियड का ट्रेंड है कि हम जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो कह रहा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है। अब बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ने का क्या मतलब है? ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ने का मतलब है कि वो दूसरे को, वो खुद रिड्यूस हो रहा है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। अब खुद रिड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी जो खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो हो जाएगी, और इसका मतलब ये हुआ कि हाई से लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंपाउंड जो है, वो एटम एलिमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो ऊंचे से नीचे आना चाहता है। अब देखो मैंगनीज यहाँ +7 में है, लेकिन ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किस बात को शो करता है कि इसका मतलब ये जल्दी रिड्यूस होगा, खुद ये जल्दी
रिड्यूस होगा, और अगर ये जल्दी से रिड्यूस होगा तो ये क्या है, इसका मतलब इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पीरियड में क्यों पावर्स बढ़ रही हैं, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो लेस स्टेबल हो जाती हैं, जैसे +7 +6 +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेस स्टेबल हो जाती हैं, यानी एटम जो है वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वापस आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बेटा ये 15 क्वेश्चंस आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, कल मैं आऊँगी नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस लेकर के, विच आर अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई चीज़ यूँ लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। बट आई कैन एश्योर यू, ये जो क्वेश्चंस आप कर लेंगे मेरे साथ 30 के 30 क्वेश्चंस, तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग।